हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि। और आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली जैसा कि हम सीएसआईआर में हमारी वाईटी वीडियोस आ रही हैं, जिसमें हम अलग अलग जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उसमें हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल ज्योग्राफी, जो उन्होंने टॉपिक मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। सबसे मतलब एक न सिर्फ हम लोग अभी कंटेंट को देखेंगे, मतलब जो टॉपिक दे रखा है उनको देखेंगे, बल्कि यहाँ से हम लोग क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। और एंड में कुछ एमसीक्यूज होंगे, अच्छे खासे स्तर के एमसीक्यूज है, हाई लेवल के एमसीक्यूज है, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर यानी एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर नेशनल ज्योग्राफी का जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, अब उन्होंने बोला है बेसिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का बेसिक पूछा गया है। अब ये बेसिक देखो, जो जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक्स पूछा जाएगा ना। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी का ही बेसिक्स पूछा जाएगा। फिर फिजिकल रिलीफ, जिसे हम फिजियोलॉजी भी कहते हैं, फिजियोग्राफी भी कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन रिवर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, देन नेचुरल वेजिटेशन एंड फाउना, देन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, नेशनल हाईवेज। ठीक है, जो हमारे नेशनल हाईवे है, नेशनल वाटरवेज हैं, उन सब की बात की जाएगी। उसके साथ-साथ जो हमारे एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा रेलवेज़ के बारे में पूछा जा सकता है। देखो ये सब ना इकोनॉमिक, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में ही काउंट होता है, ठीक है? या फिर जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनकी लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो दीज़ ऑल आर कम अंडर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमें नेशनल ज्योग्राफी के हमारे सिलेबस में पढ़ना है। देन आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो उसके सेटलमेंट्स होते हैं वो पूछा जा सकता है, पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा सकता है, और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज वगैरह हैं, उन पर यहाँ पर बात की जा सकती है। ठीक है? तो ये सिलेबस दिया है। बट प्रॉब्लम ये है कि इनके सिलेबस में ना कुछ हिडन टॉपिक्स हैं जो इन्होंने मेंशन नहीं किए, लेकिन आप उनको बिना पढ़े सही जानकारी या सही टॉपिक्स का जो एक डेप्थ नॉलेज होता है उसको एक्वायर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, उन्होंने यहाँ बोला है नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना, बट यहाँ कहीं पे भी आपको टॉपिक में उन्होंने ये नहीं बोला है कि सॉइल पढ़ना है। अब मेरे को आप ये बताओ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के अकॉर्डिंग ही तो वहां पर क्या डेवलप होगा, वेजिटेशन, कि अपने आप ही सॉइल हो ना हो, ठीक है, सॉइल ढंग की ना हो फिर भी वेजिटेशन हो जाएगा। तो ये हिडन टॉपिक है। नहीं, सॉइल के जो टाइप हैं आपको इंडिया में कौन कौन से, आईसीएआर जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, ठीक है, वो अलग अलग जो उसने टाइप्स बता रखे हैं, उन टाइप के कहाँ कहाँ पर वो टाइप्स पाए जाते हैं, इंडियन सॉइल्स में किस जो मिनरल्स बोलेंगे हम, ठीक है, उसकी कमी है। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन हमारी इंडियन सॉइल में बहुत ही लीस्ट, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मेजर जो माइक्रो न्यूट्रन जिसकी कमी है वो जिंक है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पर जानेंगे, जब हम सॉइल को पढ़ेंगे। और इसको बिना पढ़े, मतलब सॉइल, अब होता है ना कि एक चैप्टर होता है और उसकी एक प्री रिक्विजिट्स होती है। जैसे कि मैं अगर आपको अभी पढ़ाने लगूँ इंडिया की लोकेशन, ठीक है, तो उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, उसकी पहली शर्त क्या है कि भैया आपको ना लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पर नेशनल ज्योग्राफी में उन्होंने बोल दिया बेसिक्स ऑफ इंडिया बताओ, फिजिकल फीचर्स बताओ। अब वो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें ये समझना पड़ेगा, है ना? तो उसी तरह आपको जब यहाँ पर उन्होंने एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है नेचुरल वेजिटेशन, हमारी जो कल की वीडियो गई हुई है जिसको आप ने देखी भी होगी आई होप, तो उस वीडियो में जो सिलेबस दे रखा है इन्होंने डिटेल से, पूरा सिलेबस और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको मैंने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एक बार वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो ये बात थी। तो इस चैप्टर को नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना पढ़ने से पहले हमें सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। अदरवाइज आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, सिर्फ आप रट लोगे, लेकिन वो कितने दिन तक रहेगा, वो एक डिफरेंट बात हो जाती है ना, एक अलग सी बात हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ इंडिया को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फिजियोग्राफी, सॉरी फिजियोलॉजी जो हमारी है, ठीक है, उसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हमारा पहला चैप्टर होने वाला है डेफिनेटली। सबसे पहले तो फिजियोग्राफी होती क्या है। सो देखो, एक रीजन होता है कोई भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा इंडिया है, ठीक है, तो भारत देश हमारा, महान भारत जो है, उसमें ना नेचुरल फीचर्स, मतलब कहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, इसका हमें क्या है पता चलता है क्या, जब हम मैप को देखते हैं। उसके अलावा कहाँ पर रिवर्स है, ठीक है, कहाँ पर क्या है फॉल्ट्स है, मतलब भ्रंश पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर क्या है लेक्स है, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ये सारी चीजें अगर आप देखने बैठोगे तो ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी नेचुरल फीचर्स में। ठीक है, ये अपने आप बनते हैं, हम लोग इसको कहीं कहीं पर आप देखोगे कि भाई लेक्स वगैरह क्या है, ह्यूमन मैन मेड भी होती है, लेकिन ये ऑल्दो एक क्या है नेचुरल फीचर है जो कहीं कहीं पर अपने आप देखने को मिलता है। तो इन सारी चीजों को हम किस में पढ़ रहे होते हैं, फिजियोग्राफी में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है फिजियोग्राफी।
अब जैसे कि मैंने बोला कुछ चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं। पहली आप उसको कह सकते हो पूर्व आवश्यकताएँ या फिर शर्तें, ठीक है? तो हम यहाँ पर इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडिया का लैटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। बट उससे पहले जो एक छोटी-सी बात है आपको पता होनी चाहिए कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटीट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है? तो हिंदी में अगर मैं आपको बोलूँ तो लैटीट्यूड्स मीन्स अक्षांश। आपको ये पता भी होगा भाई, आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज़ अक्षांश। एंड इसकी अगर हम बात करते हैं, ये है देशांतर, ठीक है? क्यों पढ़ना है भाई? तो देखो, यहाँ पर कुछ चैप्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, ये नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है? उसके अलावा क्लाइमेट, उसके अलावा आपका जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है? इसको आप तभी समझ पाओगे जब आप इंडिया की क्या जानते हो अच्छी तरीके से, लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है? तो अब ये पहली बात हो गई। क्या होती है लैटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स? अगर आप एनसीईआरटी 12th की उठाकर देखोगे, 11th की उठा के देखोगे तो बोलते हैं कि क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है? पोल से एंगुलर डिस्टेंस है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू सॉरी वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप वेस्ट की तरफ यहाँ से कोई एंगल खींचते हो तो वो क्या है, एक एंगुलर डिस्टेंस है, एक एंगल है। उसी तरह से एक एंगल आप ईस्ट की तरफ खींच सकते हो, तो ये क्या है, एक एंगल है बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से? पोल से। उसी तरह से लैटिट्यूड क्या होती है, ये इक्वेटर से खींची जाती है, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। जब आप इधर से कोई एंगल खींचते हो, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस खींचते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अब इन दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो लैटिट्यूड्स होती है, जैसे कि मान लो ये 0 डिग्री है, सपोज करो, मतलब मैं ऐसा कुछ, ये तो 0 ही है फिलहाल, इसका ए नाम है, इसका बी नाम है, इसका सी नाम है, इसका डी नाम है, ठीक है? तो 0 से ए के बीच की डिस्टेंस अगर सपोज करो 111 किलोमीटर है, ठीक है, तो ए से लेकर बी की डिस्टेंस भी क्या होगी, 111 किलोमीटर। फिर यहां पर भी 111 किलोमीटर, ठीक है, और यहां पर भी 111 किलोमीटर ही होगी। यानी कि हर लैटिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। पहली बात तो ये समझ लो, डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड्स आर इक्वल। किसी भी दो लैटिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ये लाइन आपको याद रखनी है। सेकंड थिंग, सबसे लॉन्गेस्ट जो लैटिट्यूड होगा वो इक्वेटर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारी अर्थ कैसी जियोइड है, जो मतलब बीच में क्या है, उभरी हुई है ना। तो बीच में अगर आप कोई लाइन खींचोगे डेफिनेटली वो सबसे लंबी लाइन होगी, है ना? तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड जो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है वो कौन सी है, 0 डिग्री, हमारी इक्वेटर वाली, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। पहली बात तो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस आप देख रहे हो, जब पोल पर ये सारी जाकर आपस में मिल जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे से, तो इट मीन्स कि पोल की तरफ बढ़ने पर इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी। और जब आप इक्वेटर की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर, तो आप देखोगे डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है ना। यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पर क्या होगी, वाई होगी। दोनों किसी भी कीमत पे सेम नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या रह गया कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस पोल के पास सबसे कम होती है और इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। पहली बात तो ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। चलो अब इंडिया की लोकेशन को हम देखते हैं। ये अच्छा, एक चीज समझो, एक चीज और थी। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपने देखा, ठीक है, इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर इंडिया में जो इंडिया का नॉर्देस्ट पॉइंट है, मतलब जो नॉर्थ आप कह सकते हो सबसे साउथ मोस्ट जो पॉइंट है मेन लैंड का, वो क्या है, केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी, हिंदी में कहते हैं कन्याकुमारी, ठीक है। मेन जो लैंड है इंडिया का उसका सबसे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। और ये कौन से लैटिट्यूड पे है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। और जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो क्या है, आपको पता है भाई, आप बोलोगे ये रहा नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, इसको हम इंदिरा पॉइंट कह देते हैं। और ये कहाँ पर है, 37 डिग्री 6 मिनट पे है ना जी। सबसे जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, सॉरी मैंने इंदिरा पॉइंट बोला यहाँ पर, इंदिरा, ये कौन सा है, इंदिरा कॉल है, ठीक है, इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट यहाँ पर नहीं है भाई, ठीक है, वो गलती से थोड़ा सा हो गया। तो सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, वो है हमारा इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पे है। और सबसे सदर्न मोस्ट क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट पे हमारा कन्याकुमारी। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो हमारे आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जो कि एक्सटेंशन है किसका, हिमालय का ही एक एक्सटेंशन है आगे की तरफ बढ़ा हुआ। तो यहाँ पर हमारा पड़ता है क्या, इंदिरा पॉइंट पड़ता है, ठीक है, जो कहाँ पर है, 6 डिग्री 45 मिनट्स पे। तो अगर आपसे कोई मेन लैंड पूछेगा कि मेन लैंड एक्सटेंशन क्या है इंडिया का, तो वो एक्सटेंशन है लैटिट्यूड पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक।
बट जब आपसे वो पूछा जाता है कि ओवरऑल क्या है, तो मतलब ओवरऑल में स्टार्ट हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अभी मैंने आपको एक बात बोली कि जो लैटिट्यूड्स होती है, ठीक है? जिस भी कंट्री का लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है, अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पर डे का वेरिएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब जो दिन-रात का बीच का अंतर होता है, ठीक है? वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम केरल की बात करते हैं, ठीक है? केरल की अगर हम बात करते हैं, तो केरल में क्या होता है, दिन और रात के बीच का जो मैक्सिमम गैप होता है, वो कितना होता है? 45 मिनट का होता है, ठीक है? जो सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है, उसके बीच का जो डिफरेंस है 45 मिनट का है। व्हेयरएज़ जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है? बेसिकली लद्दाख वाले रीजन की हम जब बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर वो डिस्टेंस बढ़कर हो जाता है 5 आवर का। जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो डिस्टेंस है इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों जा रही है? ठीक है? सबसे छोटे और सबसे जो बड़े दिन का अंतर अगर हम देखते हैं, सबसे छोटा दिन केरल में हम देखेंगे, सबसे बड़ा दिन देखेंगे तो दोनों के बीच का अंतर आएगा 45 मिनट। लेकिन अगर हम जम्मू-कश्मीर मतलब यहाँ पर अब लद्दाख आप लिख लो क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली ये पूरा लद्दाख में आता है ऐसे करके, ठीक है? तो ये हम अगर यहाँ पर देखेंगे किसी पॉइंट की लोकेशन को हिसाब से, है ना? लद्दाख की, तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर वो आ जाता है 5 आवर्स का, ठीक है? सबसे छोटा दिन और सबसे बड़े दिन के बीच का डिस्टेंस क्या नज़र आएगा? 5 आवर्स का। क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इस वजह से होता है, अगर आप इस इमेज को गौर से देखते हो, तो अर्थ क्या कर रही है, एक तो अपने एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है? एक अपने एक्सिस पे वो रोटेट कर रही है, ठीक है? घूर्णन कर रही है। और दूसरा क्या कर रही है, वो सन की परिक्रमा कर रही है, ठीक है? रेवोल्यूशन कर रही है। भाई घूमते, 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 घूमते वो क्या करते जा रही है, पूरा चक्कर लगा रही है ना सन का। तो अर्थ 2 तरीके के मोशन यहाँ पर कर रही है। एक मोशन जो है उससे दिन और रात हो रहे हैं जिसको हम कहते हैं घूर्णन, ठीक है? जो उसका रोटेशन है जो अपने एक्सिस पे घूम रही है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। लेकिन जो ये सन की चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है, सीजन का चेंजेस होता है, सीजन बदलते हैं, ठीक है? कभी सन जो है डायरेक्टली जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उस पे लाई कर रहा होता है और कभी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाई कर रहा होता है, ठीक है? इस इमेज में आप अच्छी तरह से देखोगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर अगर हम 21 जून की बात करें तो सन कहाँ पर लाई कर रहा है, आप ऊपर देख सकते हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और अगर हम इस तरफ देखें तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो ये सन इस समय किस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी लाइन होगी इमेजिनरी, आप बोलोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? तो वो यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है? यानी कि जो अर्थ की मूवमेंट है सन के चारों तरफ, इसकी वजह से भी क्या होगा, लैटिट्यूडनल वाइज सन का शिफ्ट होता है। अभी कौन से वो, अगर हम इस पोजीशन पे बात करते हैं 21 जून पे, तो सन का लैटिट्यूडनल वाइज पोजीशन क्या होगा, 23 डिग्री, ठीक है? 23.5 डिग्री होता है ना, 23 डिग्री 30 मिनट्स। और जब हम ठंडी की बात करते हैं, यानी अभी की हम बात करते हैं, अभी से 10 दिन पहले की अगर हम बात करते हैं 21 दिसंबर की, तो सन का क्या होता है, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ठीक है? इधर नॉर्थ। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहेगा, तो यहाँ पर दिन क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, दिन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बड़ा हो जाएगा। और जब सन घूमते-घूमते कहाँ चला जाएगा, साउथ में हो जाएगा, तो इस जगह पे दिन क्या हो जाएगा, उतना ही छोटा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर दिन उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो अगर इंडिया की पोज़ीशन सपोज़ करो ऐसे कोई एकदम पास मतलब अ, इंडिया की पोज़ीशन इक्वेटर के बहुत ही पास में हो, जैसे कि ये इक्वेटर है, यहाँ पर हो, तो ये वाला जो यहाँ पर पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पर केरल है, तो यहाँ पर तो उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा क्योंकि सन यहाँ पर है तो डिस्टेंस कम है, लैटिट्यूडनल वाइज़ डिस्टेंस कम है, तो दिन और रात यानी जो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन होगा, उसके बीच का गैप बहुत कम होगा। लेकिन अगर कोई लोकेशन यहाँ पर है, तो आप देखो, जब सन यहाँ था, तो सबसे बड़ा दिन था, अब सन यहाँ पर है, तो सबसे छोटा दिन होगा। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रही है ना, लैटिट्यूडनल वाइज़ डिस्टेंस। तो इसकी वजह से यहाँ का टोटल आर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी वजह से जो लद्दाख होता है, वहाँ पर सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर क्या हो जाता है, 5 घंटे का निकल कर आता है, जबकि केरल में ये क्या होता है, महज़ 45 मिनट्स का रह जाता है। तो अगर ऑप्शन बनाते हैं, देखो ट्रिक यहीं पर आती है, अगर ऑप्शन बनाया जाए, ऑप्शन क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि जो केरल है, उसमें सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन के बीच का अंतर 45 मिनट होता है, ठीक है? और ये डिपेंड करता है किन फैक्टर्स पे। और 3-4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है? कि अर्थ का एक तो रेवोल्यूशन दे देगा कि चारों तरफ सन के घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है। दूसरा बोल देगा कि अर्थ का क्या है, रोटेशन। तीसरा लैटिट्यूडनल एक्सटेंस, ठीक है? जो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस होती है वो। और चौथा दे देगा आपको लॉन्गिट्यूड्स।
अब बोलेगा नीचे सेट बनाएगा कि ए बी सी, बी और सी, ए बी डी और ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, जबकि लॉन्गिट्यूड का यहाँ पर एज सच कोई रोल है ही नहीं। बाकी तीनों फैक्टर काम कर रहे हैं एक्सेप्ट लॉन्गिट्यूड, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इंडिया के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया के कुछ पड़ोसी देश हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से, लाइक चाइना है। ठीक है, इधर हमारा कितना प्यारा दोस्त पाकिस्तान है, फिर थोड़ा सा अच्छा और अच्छा दोस्त अफगानिस्तान है, फिर हमारा नेपाल है। ठीक है, फिर भूटान है, इधर म्यांमार है ना, ये रहा म्यांमार, फिर ये हमारा बांग्लादेश। ठीक है, इतने सारे, हालांकि श्रीलंका भी है। ठीक है, लेकिन मेनलैंड बॉडी को जो टच करते हैं वो ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। थोड़ा सा एक जो आपको फैक्ट है, फिगर आपको याद भी होगा कि जो बांग्लादेश है वहां पर हमारी सबसे लंबी टेरिटरी, मतलब 4,000 के अप्रॉक्स हम क्या करते हैं, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। 4,000 कुछ है। ठीक है, उसके अलावा 4,000 प्लस में ही है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम सेकेंड नंबर पर बात करें कि सबसे सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट हम बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, वो किसके साथ करते हैं, इज इट पाकिस्तान और चाइना? अगर आपसे पूछा है, क्योंकि कुछ लोग तो यही लगा देंगे कि चाइना से हम सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करते होंगे, जबकि ये सच नहीं है। हमारी सबसे लंबी जो सीमा है, ठीक है, स्थल सीमा, वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, जो कि लगभग क्या है, 4,000 से ज्यादा ही है, 4,096 है। ठीक है, 4,096 किलोमीटर। अब दूसरे नंबर पर कौन है, पाकिस्तान, चाइना या नेपाल? क्योंकि नागालैंड और भूटान तो, सॉरी, म्यांमार और भूटान तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सेकंड नंबर पर आ जाता है चाइना, इसके साथ हमारी डिस्टेंस लगभग 3,480 किलोमीटर प्लस है। ठीक है, ठीक है, 80 किलोमीटर से भी ज्यादा है, मतलब 3,480 किलोमीटर से ज्यादा है। जबकि हम पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ हमारी डिस्टेंस लगभग 3,320 है, इससे थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, 3,320 किलोमीटर प्लस है। अब आप यहाँ पर गैस कर लो, तो दूसरे नंबर पर क्या आ गया, चाइना, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर आप इजिली गैस करके बता दोगे सर, ऑब्वियस सी बात है, नेपाल के साथ लंबी सीमा होगी। ठीक है, अब ये याद नहीं करनी है। उसके बाद हमारी म्यांमार से होगी, फिर हमारी किसके साथ होगी भाई, भूटान के साथ होगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नेपाल के साथ 1,700 प्लस करके है। नागालैंड के, सॉरी, बार बार नागालैंड निकल रहा, मिजोरम जो हमारा म्यांमार है उसके साथ 1,600 किलोमीटर करके है। ठीक है, भूटान के साथ लगभग 700 से थोड़ा सा कम है, 1-2 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ 104 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखना, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, देन हमारा चाइना, देन हमारा पाकिस्तान, उस पर नेपाल, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। कौन कौन से कंट्री, कौन मतलब कौन कौन सा स्टेट कौन कौन सी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख 3 अलग अलग रीजन के साथ हमारी टेरिटरी को शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और यहाँ पर हम किसके साथ शेयर करते हैं, चाइना के साथ। तो 3 देशों के साथ ये लद्दाख जो है अपनी सीमा साझा करता है, इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक क्या है, लोकेशन हो जाती है। देन सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान, और एक तरफ क्या है भाई, कितना प्यारा देश हमारा चाइना है। तो इसके ये भी क्या है, 3 देशों के साथ अपनी जो है सीमा को साझा कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा ये है त्रिपुरा, ये लगभग 3 तरफ से आप कहोगे तो 3 तरफ से ये बांग्लादेश से क्या है, घिरा हुआ है। फिर मिजोरम 2 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी थी आपको जो कि ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब एक सेकेंड, अब यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा आईएसटी है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जो 82.5 डिग्री पर है, ना, 30 मिनट के आसपास आप इसको बोल सकते हो। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम टाइम जोन है, मतलब आईएसटी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन टाइम जोन है, इसके अकॉर्डिंग हम अपने दिन और रात का समय को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो अच्छा खासा है, लगभग 29 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, 29 डिग्री से भी ज्यादा है। पीछे जो था उस मैप, उसमें सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। 97 डिग्री 25 मिनट्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 68 डिग्री 7 मिनट से, तो आपको क्या निकल कर आएगा, आपको निकल कर आएगा यहाँ पर 18 मिनट। और यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा आपको 7 9, और यहाँ पे आएगा 29 डिग्री 18 मिनट तक आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, डिस्टेंस है। आपको पता है भाई 1 डिग्री में हमारे कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट का अंतर जाता है। अगर 1 डिग्री हम लॉन्गिट्यूड, एक एक डिग्री से दूसरी डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जाते हैं तो वहां पर टाइम का डिफरेंस आ जाता है 4 मिनट का। अब 29 डिग्री 18 मिनट का अगर डिस्टेंस हो तो 29 × 4 कर दो, 30 × 4 कर दो, लगभग 120 मिनट तो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, 120 में 4 घटा दो, 16। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बहुत ही ज्यादा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा ना।
तो ये बात हमारी यहाँ पर होती है कि भाई 1 डिग्री में इतना बड़ा अंतर नज़र आने लगता है, ठीक है? इस वजह से जो हमारा एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाया गया है वो 82.5 डिग्री को बना दिया गया है, ताकि इसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो नॉर्थ और सॉरी जो ईस्ट और वेस्ट का जो अलग-अलग स्टेट है उनके बीच में समय का क्या रहे दिक्कत ना आए, ठीक है? तो ये हमारा क्या है बनाया गया है स्टैंडर्ड टाइमलाइन 82.5 डिग्री, ठीक है? इस नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये कहाँ से पास होता है तो सॉरी जो हमारा प्रयागराज में नैनी है, वहाँ से ये गुजरता है, उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या होता है, गुजरता है। ठीक है? ये बात मैंने आपको बता दी। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि भाई इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडिनल जो डिस्टेंस है, वो लगभग 29 डिग्री 18 मिनट है, ठीक है? जबकि अगर हम लैटिट्यूडिनल एक्सटेंस देखेंगे तो ये लगभग 29 डिग्री 2 मिनट के आसपास आती है। आप बोलोगे सर लॉन्गिट्यूडिनल जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और लैटिट्यूडिनल कम है। फिर लेकिन जब किलोमीटर में देखते हो तो आप लैटिट्यूडिनल देखते हो कि लगभग 3200 किलोमीटर आ जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूड में 2900 किलोमीटर आता है। ऐसा क्यों? तो मैंने आपको इसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो टुवर्ड्स पोल जब पोल की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होती जाती है उनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है। तो इनके बीच की ये चाहे नंबर में कितना ही बड़ा क्यों ना आ जाए, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बहुत ही कम है। इस वजह से इनके बीच की डिस्टेंस कम होने की वजह से ये एक्चुअल नंबर में भी क्या आता है? कम आता है, ठीक है? जबकि लैटिट्यूड्स जो होती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा इक्वल मेंटेन रहती है। इस वजह से ये वाला नंबर आपको बड़ा नज़र आता है, ठीक है? चलते हैं। कौन-कौन से राज्यों से होकर गुजरती है आईएसटी? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब फिजियोग्राफिक डिवीज़न पर हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम नॉर्थ जो हमारा नदर्न पूरा पोर्शन है, उसकी बात करेंगे। देन हम प्लेन्स की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है? अगली जो 4 चीज़ें हैं, उसको अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं, जिन्हें हमें डिस्कस करना है आज की वीडियो में, ठीक है? सबसे पहले जो हिमालय है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो आपको पता है जो हमारी इंडियन प्लेट थी, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ? कोलिजन हुआ, जिसके फलस्वरूप जो वहाँ पर टेथिस सी था, ठीक है? बिटवीन में जो टेथिस सी था वो क्या हुआ? अलग-अलग फ़ोल्ड पड़ के क्या हुआ? जो हमारा हिमालय उसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? आपको रेंजेस यहाँ पर याद रखनी है, डिटेल बिल्कुल भी अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि इतना सारा सिलेबस अगर सारी चीज़ों की आप डिटेल में घुसने लगोगे, तो सिलेबस कवर नहीं होगा 2 महीने में, ठीक है? तो काराकोरम जो है, इसीलिए मतलब यहाँ पर देखो ना सिलेबस अब आपको लगेगा सर ये बीच में स्किप कर रहा है। एक्चुअली में देखो ये सारी चीज़ें कोर्स वीडियोज़ में अवेलेबल है। तो मैं जब लाइव क्लास ले रहा होता हूँ, अभी तो ये वाईटी है लेकिन लाइव क्लास जब ले रहा होता हूँ, तो मैं बच्चों से बोलता हूँ देखो ये सारी चीज़ें ना कोर्स वीडियोज़ में आप पहले देख कर आओ। अगर कोई डाउट होता है तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे, अदरवाइज़ हम जल्दी-जल्दी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो-जो इम्पोर्टेंट है उसको 2 महीने के अंदर कवर करेंगे। ठीक है? ये बात हो जाती है जो हमारा मेन कोर्स होता है उसमें और जो वाईटी वीडियोज़ होती हैं इन चीज़ों में। ठीक है? तो अभी सबसे ऊपर आप नॉर्थ में देख सकते हो काराकोरम रेंज है, देन लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर रेंज है, देन पीर पंजाल, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको शिवालिक नज़र आता है, बीच में धौलाधर भी आता है, ठीक है? यहाँ पर धौलाधर भी एक रेंज है, वो भी आती है। अब आप बोलोगे सर ये कौन-कौन सी किस-किसका पार्ट है? देखो सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय, ठीक है? ट्रांस हिमालय के साउथ में आ जाता है आपको काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज दिखाई देती है, ठीक है? ये काराकोरम इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, देन लद्दाख और जास्कर उसके बीच में आती है, ठीक है? उसके बाद लद्दाख, जास्कर के बाद यहाँ पर पड़ता है ग्रेट हिमालय, ठीक है? ग्रेटर हिमालय है। उसके बाद मैंने 2 रेंज आपको बताई पीर पंजाला और धौलाधर। दीज़ आर द पार्ट ऑफ मिडल हिमालय मतलब जो मध्य हिमालय है, ठीक है? या फिर लेसर हिमालय जिसे हम कहते हैं। तो पीर पंजाल और धौलाधर उसका पार्ट है, ठीक है? और जो शिवालिक है ये खुद में एक पूरी इंडिविजुअल चोटी है। अब थोड़ी-सी बात आप देखोगे तो यहाँ पर आप हिमालय की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है मैक्सिमम है, जबकि यहाँ पर नॉर्थ साइड में आप बात करोगे दैट इज़ मतलब बहुत ही क्या है कम है। यहाँ पर अप टू 500 किलोमीटर जो है इसकी थिकनेस है, मोटाई है, चौड़ाई है, जबकि यहाँ पर वही रह जाती है वो 150 ठीक है? और दूसरी बात कि इसकी जो हाईएस्ट रेंजेस है वो सारी नेपाल और इस एरिया पे ही क्यों पड़ती है? देखो, अब आप इस इमेज को गौर से देखो। सबसे पहला जो टक्कर होता है वो द्रास के पास होता है ना, उसके बाद इंडिया का जो प्लेट था वो एक जगह पे टिक जाता है, जबकि ये जो आर्कीय मतलब जो आर्क है ये खूब तेज़ी से मूव करता है टुवर्ड्स क्या है नॉर्थ ईस्ट और ये नेपाल जो आज का नेपाल है वहाँ पर बहुत तेज़ी से टकराता है। ज़ाहिर-सी बात है जब ज़्यादा तेज़ी से कोई चीज़ टकराएगी तो वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े गैप्स या बहुत बड़े-बड़े क्या है फ़ोल्ड्स पड़ेंगे। इसी का कारण है कि वहाँ पर माउंट एवरेस्ट जैसी, कंचनजंगा जैसी ऊँची-ऊँची चोटियाँ हमको नज़र आती है, ठीक है? और फिर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आप बोलोगे सर गार्डविन ऑस्टिन भी तो है, K2 सबसे लंबी दूसरे नंबर की सबसे ऊँची। तो देखो वहाँ पर जो कंटीन्यूअस प्रेशर बिल्ड रहा बहुत लंबे समय तक, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका अपराइज़ होता गया, इस वजह से वो उतनी लंबी हो पाई। लेकिन ये जो बनी ये सडन हिट का नतीजा कि बहुत तेज़ी से हिट पड़ा और बहुत लंबी चोटी बन गई, जो कि आज भी बढ़ रही है, ठीक है?
तो ये बात हो गई। कुछ फॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे नॉर्थ में आपको पता है कि ये पड़ता है हमारा, यहाँ पर पड़ता है ट्रांस हिमालय ना, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बीच में क्या पड़ता है? ट्रांस हिमालय के बीच में पड़ता है हमारा एक सेकंड, ट्रांस हिमालय के बीच में हमारा पड़ता है ट्रांस हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक फॉल्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडस ITSZ। ठीक है, जो इंडस सुचर सॉरी इंडस सांगपो सुचर जोन, ठीक है, इसको बोला जाता है। ये ट्रांस हिमालय और जो हमारा ग्रेटर हिमालय उसके बीच में पड़ता है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय और जो लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, उसके बीच में भी एक फॉल्ट पड़ता है। ठीक है भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थर्स्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थर्स्ट। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दिख भी रहा होगा, एक सेकंड, ये रहा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MST। और ये रहा। ठीक है, अब ये जो डार्क ग्रे कलर की चोटी है, ये किसको रिप्रेजेंट करी? देखो, ग्रेटर हिमालय को। और जो उसके नीचे लाइट कलर की चोटी है, उसको हम जो पट्टी है उसको हम A से लिख रहे हैं, और वो किसको दिखा रही है? थोड़ा सा लाइट, ये रहा लेसर हिमालय ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर लेसर हिमालय है। तो लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट है उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद लेसर हिमालय और शिवालिक, जो ग्रीन ग्रीन कलर का है, ये शिवालिक वाला रीजन आ गया। ठीक है, आउटर हिमालय जिसे बोल रहे हैं, सी इसको लिख दो। तो ए और सी के बीच में भी एक फ्रैक्चर है। ठीक है, एक फॉल्ट है, उसका नाम क्या है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, ये बीच में एक तरीके से भ्रंश है, टूटा हुआ हिस्सा है जो अलग है, एक दूसरे को एक दूसरे से सेपरेट करता है। फिर शिवालिक और जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, इसके बीच में भी गैप है। ठीक है, उस बाउंड्री, उसको क्या बोलते हैं भाई? देखो, जब आप गंगा के प्लेन पे खड़े होकर हिमालय की तरफ देखते हो तो आपको चोटियां नजर आने लगती है ना, 900 से 1100 मीटर ऊंचाई की जो शिवालिक की चोटियां हैं वो नजर आने लगती है। तो उसको आप बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, हिमालय के सामने का फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको, ये देखो लिखा भी है यहाँ पर, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये सारी इमेज इग्नू से ली गई है। ठीक है, तो उन सोर्स है भाई। ठीक है, अब हिमालय का क्लासिफिकेशन कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से किया गया, फॉर एग्जांपल रिवर्स के ऊपर। ठीक है, तो जैसे इंडस और सतलज के बीच के हिमालय को बोलते हैं पंजाब हिमालय। तो क्वेश्चन आ भी सकता है मैचिंग, एक तरफ ऐसे लिस्ट दे देंगे, दूसरी तरफ लिस्ट दे देंगे कि किस हिमालय का किसके बेसिस पे नामकरण किया गया है। तो याद रखो, पंजाब हिमालय इंडस और सतलज के बीच में आता है। सतलज और जो हमारी काली रिवर है उसके बीच में आता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, फिर काली रिवर और तिस्ता के बीच में आता है हमारा नेपाल हिमालय। फिर तिस्ता और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है, उसके बीच में आता है हमारा असम हिमालय। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये डिटेलिंग है, आप आराम से इसका स्नैपशॉट लेके बाद में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात करते हैं। तो बहुत ही फर्टाइल लैंड है, एल्यूवल सॉइल से बना हुआ पूरा लैंड है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि इसकी थिकनेस 2000 मीटर की है। जो इसकी सॉइल है उसकी थिकनेस 2000 मीटर की है। इग्नू इस चीज को बताता है, मतलब इग्नू की बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह में नहीं, इग्नू में ये सब लिखा हुआ है। ये जो फर्टाइल लैंड बना है, ये किससे बना है? तो जो हिमालय से बहुत रिवर्स निकलती हैं अलग अलग टाइप की, तो उनसे ये पूरा जो हमारा लैंड है ये डेवलप हुआ है। ठीक है, उससे जो सेडिमेंट्स आके जमा होते रहे बहुत ओवर द टाइम, बहुत लंबे समय से, तो उससे ये फर्टाइल लैंड बनी है जिसमें सबसे ज्यादा आज के टाइम पे खेती बाड़ी होती है। ये पंजाब, ये उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद बिहार, और आपका फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा का हल्का सा क्षेत्र, और असम वाला इलाका जिसमें ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, वहां पर आपको देखने मिलता है। थोड़ी सी चीजें जो आपको याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल भाबर क्या होता है? भाबर जैसे जब नदी निकलती है पहाड़ों से तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उनमें बहुत ज्यादा गति होती है। ठीक है, तो अपने सामने जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आते हैं उनको ले जाके फुटहिल्स पे जमा कर देती है। आप देख सकते हो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर। अब पानी है तो पानी तो इन कंकड़ पत्थर के ऊपर से बहेगा नहीं, इसके नीचे नीचे बहेगा। तो भाबर वो जगह होती है जहां पर रिवर क्या होती है, नीचे नीचे फ्लो होती है, मतलब पत्थरों के नीचे नीचे से फ्लो हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पर रिवर आपको सरफेस पे नजर नहीं आएगी, बट फ्लो हो रही होती है तेजी से। ठीक है, तराई कौन सा रीजन होता है? तराई में यहाँ पर क्योंकि अब बड़े बड़े पत्थर बहुत ज्यादा आगे तक नहीं ले जा सकती, क्योंकि आपको पता है स्लोप अब कम हो चुकी है, स्लोप जेंटल हो चुकी है। तो स्लोप जेंटल है यानी वेलोसिटी अपने आप कम हो जाएगी, जो उसकी गति है वो भी कम हो जाएगी, तो वो पत्थर को आगे तक नहीं ले जा पाएगी। तो वहां पर वो बड़े बड़े सेडिमेंट जमा करती है। ठीक है, मिट्टी के जो ढेले वगैरह होते हैं उसको जमा करती है, और वो पानी से घुल के कीचड़ टाइप का, दलदल टाइप का बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं तराई रीजन। और यहाँ पर वो जगह होती है जहां पर रिवर वापस से सरफेस पे नजर आने लगती है। ठीक है, उसके बाद और थोड़ी रिवर आगे बढ़ती है और बिल्कुल प्लेन लैंड पे आ जाती है। प्लेन लैंड पे जब आती है तो काफी लंबे वाले इलाके पे रिवर शुरू में बहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र, रिवर की उम्र क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, पानी की मात्रा कम होती जाती है, तो उसका जो बहने का एरिया होता है वो भी कम हो जाता है, कंसाइज होता है। तो पहले वाला जो एरिया था, ठीक है, पहले जो उसका पूरा ए एरिया हुआ करता था, अब वो सिमट के सिर्फ इस बी एरिया तक रह जाता है, मतलब इतने में रह जाता है। तो इसके साइड यानी ये जो ये वाला इलाका बचा सी, और ये वाला इलाका जो बचा डी, इस इलाके को हम बोलते हैं भांगर।
और ये पुरानी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। जबकि जो नई नदी, जो अभी भी नदी बह रही है, उसके अगल बगल वाली जो सॉइल होती है उसको हम बोलते हैं खादर, यानी ये नई एल्यूवियल सॉइल होती है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जिसको हमें ध्यान रखना था। अभी हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो सबसे पहला कि सॉरी, क्वेश्चन पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों, आप पॉज करके आराम से पढ़ो। मिजोरम एंड नागालैंड शेयर अ बॉर्डर विथ म्यांमार ओनली, पहला तो ये कह रहा है, ठीक है, कि जो मिजोरम और नागालैंड है वो सिर्फ और सिर्फ म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। दूसरा, सिक्किम इज द ओनली स्टेट फॉर्मिंग एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन 3 साइड्स। भाई ये सही है कि गलत? फिर जो त्रिपुरा है वो फॉर्म करता है सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री क्या त्रिपुरा वो करता है? तो अगर आपने मैप को अच्छे से देखा है तो आप कर लोगे। पेपर को सॉल्व करते समय सबसे बड़ी गलती की कीवर्ड्स को ध्यान नहीं रखना। कीवर्ड्स यहाँ पर दिया गया है इनकरेक्ट, तो हमें ये फॉलो करना है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो मैप को ही देख लेते हैं ना, मैप को देखेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मैप को देखो, कह रहा था सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 इस कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। भाई सिक्किम तो है, उसके साथ साथ लद्दाख नहीं है क्या? इधर आप खुद देख सकते हो, अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर हल्का सा तजाकिस्तान भी छूता है, पर वो सब लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं। देन फिर चाइना, तो ये तो ऑलरेडी 3-4 से छू रहा है, तो सिक्किम अकेला नहीं रह गया, उसके साथ साथ ये भी आ गया। फिर आप बोलोगे कि भाई सबसे बड़ी जो बाउंड्री है क्या वो त्रिपुरा के साथ है? तो वो देख लेते हैं ना। उसके अलावा एक स्टेटमेंट और थी, वो स्टेटमेंट क्या थी दूसरी वाली? पहली वाली स्टेटमेंट थी मिजोरम और नागालैंड केवल म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो मिजोरम और नागालैंड जो है वो आप देख सकते हो, मिजोरम जो है वो बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, जो कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो सबसे बड़ी आप देख सकते हो बाउंड्री है वो किसकी है भाई? तो वो सबसे बड़ी बाउंड्री आपको यहाँ नजर आ जाएगी कि बांग्ला ये त्रिपुरा की है, बहुत लंबी सी कोस्टल कोस्टल लाइन है जो इसके साथ शेयर ये करता है। ठीक है, तो 2 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, चलते हैं आगे। एक सेकेंड। हाँ, 2 एंड 3 यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगा, हम लोग गलत उसमें लगा के आए, ठीक। चलो, ये वाला इरेज कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 आराम से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया गलवान वैली इज लोकेटेड बिटवीन लद्दाख एंड इन द वेस्ट एंड अक्साई चीन इन द ईस्ट। तो अगर अभी 2000 में, जब 2019 20 के आसपास जब हमारा क्लास चल रहा था चाइना के साथ, ठीक है, ऑन दी गलवान वैली, तो वहां से ये क्वेश्चन ड्रॉ किया गया। थोड़ा सा आप कह सकते हैं आउटडेटेड है, बट यस स्टिल वो अभी भी हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, तो पूछा जा सकता है। फिर लद्दाख प्लेट्यू क्या करता है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज में लाया करता है, ठीक है, तो ये अगर आपको पता होगा तो आप कर दोगे बिल्कुल सही। फिर काराकोरम रेंज फॉर्म्स इंडियाज फ्रंटियर विद पाकिस्तान एंड चाइना। तो इसमें भी क्या पूछा गया? इसमें भी पूछा गया गलत क्या है। ठीक है, तो चलो मैप ही देख लेते हैं, मैप बता देगा ज्यादा अच्छे से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या था कि गलवान वैली इज लोकेटेड बिटवीन लद्दाख इन दी वेस्ट एंड अक्साई चीन इन दी ईस्ट। ठीक है, तो लद्दाख के वेस्ट में और अक्साई चीन के ईस्ट में है। तो पहली बात तो अक्साई चीन के वेस्ट में है और जो हमारा लद्दाख है उसके ईस्ट में है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ सरासर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। फिर हम दूसरा स्टेटमेंट क्या, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया था लद्दाख प्लेटू लाइज टू दी नॉर्थ ईस्ट टू दी काराकोरम रेंज, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा, काराकोरम रेंज पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमाओं का निर्धारण करती है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो गलत कौन सा है? ए ओनली यहाँ पर गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पर कुछ रेंजेस दे रखी गई हैं, माउंटेन रेंजेस हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की, और उसमें पूछा गया है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको ये क्रोनोलॉजिकली लगानी है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है भाई कि नागालैंड क्या है, मणिपुर के ऊपर आता है, फिर मणिपुर आता है, देन मिजोरम आता है। ठीक है, अगर आपने इतना पढ़ा है तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो नागा हिल्स होंगी वो मणिपुर हिल्स के ऊपर होंगी। ठीक है, यानी जो 4 है वो शुड बी फॉलोड बाई 2 होना चाहिए हर हालत में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ऐसे काट दोगे। ठीक है, पहला क्योंकि 2 पहले आ जा रहा है जो कि हो नहीं सकता है। ये प्रोबेबली बन सकता है, ये प्रोबेबली बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये होता है कॉमन सेंस। अब आपको थोड़ा सा भी पता हो कि पटकाई बुम्स और जो लुशाई हिल्स है इसमें कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, मैप आप देख लो भाई हल्का सा। ठीक है, ये रहा आपका क्या रहा? पटकाई बूम। ठीक है, उसके बाद ये आपका नागा हिल्स, देन यहाँ पर आता है आपका मणिपुर हिल्स, देन मिजो हिल्स आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये था इसका। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो सबसे पहले आएगा लुसाई हिल्स, फिर आ जाएगा पटकाई। ठीक है, तो सॉरी 3 4 2 1 इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले पटकाई बूम आएगा, फिर लुसाई हिल्स आएगा, फिर मणिपुर आएगा, फिर आएगा हमारा नागालैंड, और फिर आएगा हमारा मणिपुर। ठीक है, तो 3 3
4 2 नहीं 1 3 4 2 हो जाएगा इसका, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, पटकाई बूम आ जाएगा यानी 3, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, लुशाई हिल्स आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारा नागा हिल्स, और उसके बाद क्या आएगा, मणिपुर हिल्स। तो 3 1 4 2 इसका बनना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा आप इसको टफ भी बोल सकते हो अगर आपने थोड़ा-सा जो एज वगैरह है उसके बारे में नहीं पढ़ा है। तो देखो गोंडवाना जो कोयला है वो कब बना था, वो कार्बेनिफेरस जो हमारा कार्बोनिफेरस जो एज थी, उस दौरान ये बना था, ठीक है। तो ये बहुत पुराना है, मतलब आज का नहीं, सबसे पुराना। व्हेन जब हम इससे कंपेयर करते हैं हिमालय को, तो ये सबसे न्यूअर है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर नया है तो वो ये, और सबसे पुराना अगर है तो ये है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हम पहले से अभी की तरफ बढ़ेंगे तो 1 सबसे पहले आना चाहिए, जबकि 2 सबसे बाद में आना चाहिए, और बीच में 2, ठीक है। तो अब ये देख लो कि ये सीक्वेंस आपको कहाँ मैच हो रहा है, तो ये सीक्वेंस यहीं मैच हो रहा है, ठीक है। तो 1 3 4 2 इसका करेक्ट आंसर ऐसे ही हो जाएगा। अब बाकी आप देख लो, जैसे कि जो डक्कन ट्रैप है ये कब बना है, तो ये आपका बेसिकली ये जो हमारा जब हमारा वेस्टर्न जो इंडिया था, जब ये मर्ज हो जाता है पानी के नीचे, हल्का सा इसमें डूब जाता है, ठीक है। तब उसके बाद ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, ठीक है। हिमालय का निर्माण सबसे बाद में, और सबसे पहले हमारा कार्बोनिफेरस एज में हुआ था, गोंडवाना कोयला का जो गोंडवाना में हमारी कोल डिपॉजिट मिलती हैं उनका फॉर्मेशन, ठीक है। तो 1 3 4 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आप बताओगे काराकोरम रेंज, फिर क्या आएगा, फिर आप बताओगे सर उसके बाद आता है अ, लद्दाख रेंज, फिर आता है हमारा जास्कर रेंज, फिर आता है हमारा पीर पंजाल रेंज, फिर आता है हमारा धौलाधर रेंज, फिर आता है हमारा शिवालिक रेंज। ये लाइन से है, ठीक है। कल जाएंगे पीडीएस लेने, ये एक बार एनसीईआरटी में वो भी दे रखा था, कल जाएंगे पीडीएस लेने, ठीक है। तो ये इसका एक थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। तो ये था इसका सही। अब इसमें कहाँ पर मैच हो रहा है ऐसा, तो लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालयन, पीर पंजाल, ठीक है। तो ये आपको सबसे सही साट यहाँ पर मैचिंग हो रही है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। उसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी है, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ट्राई करना है, तो आप एग्जाम्बी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट बिल्कुल अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि सर थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहिए, कोर्स को थोड़ा और अच्छे से मतलब थोड़े अच्छे से, और आपको किसी भी सब्जेक्ट पे लाइक डिसीजन मेकिंग हो गया, एथिक्स हो गया, क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आपको किसी भी पोर्शन पे लगता है थोड़ी सी वीकनेस है, तो आप हमारा कोर्स अगर अभी इनरोल करते हो, तो आप यहाँ देख सकते हो न्यू ईयर का हमारे यहाँ पर 47% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। जिसको आप यूज़ कीजिए, ये यहाँ पर कोड दे रखा गया है, यूज़ कीजिए और अपना जो हैप्पी न्यू ईयर है उसको और हैप्पी बनाइए। क्योंकि अब टाइम कम है, तो यहाँ पर आपको अपना टाइम भी बचाना है, और जो मैनेजमेंट है आपके टाइम को, उसको बेहतर करना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है। तो फिलहाल वीडियो में इतना था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आपको लाइक करना है, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू ऑल।